नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड जो पीसीएस की लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को, उसके कट ऑफ के बारे में, और साथ में जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्शन के लिए वो भी हम चर्चा करेंगे कि आप ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं और कौन कौन से आपके जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था उसके आंसर की तो वह 31 दिसंबर को रिलीज की गई थी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आप 6 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन शाम को रात्रि के समय 11 बजे यानी कि लास्ट 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 6 जनवरी 2022 तक। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन आप किस तरह लगाएंगे, आपको ukpsc.gov.in पर जाना है और साथ में वहाँ पे जो नोटिफिकेशन होगा आंसर की का, प्रोविजनल आंसर की का, उसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन पे आपको जाना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करनी है और फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन किस तरह लगाना है, 4 जो सेट हैं आपको दिए गए होंगे वहाँ पे, तो उस आधार पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, साथ में अपना रोल नंबर जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल करनी है। अगर हम कट ऑफ की बात करें पिछले साल यानी कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2016 में यूकेपीएससी का, तो वो कट ऑफ कुछ इस तरह से थी, जिसमें जो जनरल कैटेगरी है 89.75 की कट ऑफ थी, साथ में उत्तराखंड महिला सामान्य के 79 10 मार्क्स का डिफरेंस था। उसी आधार पे फिर अगली बनी थी। एससी की अगर हम बात करें मेल की तो 78 थी और एसटी की 80.75, साथ में ओबीसी की अगर हम बात करें तो सेम ही कट ऑफ थी जनरल के बराबर में 89.75 की। तो इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन था वहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है करके, जिसमें पंजाब हिमालय दिया था। पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें तो सिंधु और सतलज के बीच में है, राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो वह ऑप्शन दिया गया था यमुना एवं काली नदियों के बीच, जो कि बिल्कुल गलत है। और साथ में नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो वह भी रावी और तिस्ता के बीच में नहीं है, काली और तिस्ता के बीच में है, तो वो भी गलत है। चौथा था आसम हिमालय। आसम हिमालय की अगर हम बात करें तो तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच माना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र भी हम कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो दिहांग नदी भी है, तो वह हम कह सकते हैं। और दूसरा है जो 2 ऑप्शन आपके गलत हैं, तो उसमें कई लोगों ने ऑप्शन सेकंड को लगाया होगा टिक और कई लोगों ने ऑप्शन थर्ड को सही किया होगा। और जो आयोग ने माना है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल हिमालय वाला जो आंसर है उसको आयोग ने सही माना है। तो अगर हम बात करें जिन्होंने ऑप्शन 2 को लगाया यानी कुमाऊं हिमालय को ऑप्शन लगाया है, टिक किया है, और वह आपका आंसर आयोग के हिसाब से गलत है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम जो ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी की जो क्लास 9th की कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया वाली बुक है, समकालीन भारत वाली, उसके चैप्टर 2 में पेज नंबर 4 पे यह आपको दिया गया है। मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने। ये देखिए, उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है, ये सही है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली एवं तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता एवं दिहांग नदियाँ आसम हिमालय। तो इस तरह हिमालय की ये श्रेणियाँ बनती हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है सतलुज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये ऑब्जेक्शन इस जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, वहाँ से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम, एक क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट का जो एरिया के बारे में बात की थी, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, तो अगर हम द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की बात करें तो उत्तराखंड में जो स्टेट कवर है वह है टोटल 38,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 38,000 वर्ग किमी। तो और वह टोटल कितना है 71.05 रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है उत्तराखंड का। लेकिन अगर हम वहीं पर अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के जो इको टूरिज्म की फॉरेस्ट की जो
वेबसाइट है, तो वहाँ पे दिया गया उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 34,650.56 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 64.8% है टोटल जोग्राफिक एरिया का। उत्तराखंड का जोग्राफिक एरिया की अगर हम बात करें तो 53,000 समथिंग है, और 4% है और नेशनल फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर दिया गया है 34,650.0.56 यानी कि 34,651, जो कि आयोग ने सही आंसर माना है। लेकिन अगर हम बात करें तो यह देखें तो हम कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट पता नहीं, क्योंकि दिया नहीं गया है कि रिपोर्ट कब की है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन सेंसस, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सेंसस तो ये दिया गया। तो अगर 2011 के हम इस रिपोर्ट को माने तो यह 2017 में चेंज हो चुकी होगी, और उसके बाद अगर ये रिपोर्ट है, उसके बाद की रिपोर्ट है तो फिर हमें यही माननी पड़ेगी, यानी कि 34,651 मानना पड़ेगा। और अगर नहीं है, वह 2011 के हिसाब से है, तो फिर हमें यह राइट आंसर मानना पड़ेगा, वो है 38,000। तो इसमें से फिर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जो सेक्स रेशियो की बात की गई थी, तो वह एक्चुअली 940 ही है। कई लोग कह रहे हैं कि 943 होना था, हाँ कई पुस्तकों में लिखा गया है, लेकिन अगर हम सेंसस इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट देखें तो वहाँ पर डायरेक्ट मेंशन है कि 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स 2011 सेंसस के अनुसार। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन ना ही लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको इसका क्वेश्चन जो 1 नंबर है वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कौन कह रहा है, सेंसस इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट में यह मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम और कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, रीजनिंग से रिलेटेड है, और एक और क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ से आता है, जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। वो है, एक क्वेश्चन आया था, कौन सी एक लोक गाथा की एक बात हुई थी, नहीं है, तो उसमें लाडी शाह को आयोग ने माना है। लाडी शाह की अगर हम बात करें तो डेरा बाबा जो मुराद बाबा थे, उनको ही लाडी शाह की पदवी दी गई थी। तो लाडी शाह भी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, यह बात सच है कि लाडी शाह उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। हो सकता है कहीं और किसी पुस्तक में हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यह डेरा बाबा मुराद शाह से संबंधित है, और यहाँ पर तो हो नहीं सकता उत्तराखंड में। दूसरी बात है, वहाँ पर जो है हारुल एक उन्होंने दिया गया है। हारुल, कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने शायद हारुल को ही टिक मारा होगा, क्योंकि हारुल एक नृत्य शैली है जौनसारी में, जो जौनसारी क्षेत्र है देहरादून वाला, देहरादून टिहरी गढ़वाल जो क्षेत्र है, उसमें हारुल एक नृत्य शैली है। लेकिन हारुल एक नृत्य शैली होने के साथ साथ लोक गीत भी कहा जाता है कि हारुल लोकगीत भी है। तो शायद वहाँ से आयोग ने सोचा होगा कि यह लोक गाथा है, लेकिन अगर हम पूरी तरह बात करें तो हारुल एक नृत्य ही है, लोक नृत्य। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप परीक्षा वाणी में दिया गया है, लेकिन परीक्षा वाणी में उसी के नीचे यह भी लिखा है कि यह लोक गीत भी है। तो कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी आपको मिल सकता है, और मिल भी आपको 1 नंबर आपको मिल भी सकता है। उसके बाद हम अगर अगले सवाल की क्वेश्चन की बात करें तो वह, अगर हम रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग वाला जो एरिया है वो मैं बता देता हूँ आपको। रीजनिंग में आते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एज विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट इन द सेम वे ऑडियो इज रिलेटेड टू, जो आयोग ने उसका आंसर माना है वह माना है आवाज को। जो आयोग ने माना है वह माना है आवाज को। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों ने के मेरे हिसाब से काफ़ी, मतलब 90% लोगों ने, अगर जिसने भी इस सवाल का जवाब दिया है उन्होंने ध्वनि ही लगाया होगा, और यह सही भी है, क्योंकि पहले भी यह क्वेश्चन काफ़ी बार आप इंटरनेट पर अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि यह ध्वनि ही है। क्या है? दृश्य अगर रोशनी से है, यानी कि दृश्य का मतलब है विजुअल मतलब अगर कोई तस्वीर है आप देख रहे हैं, तो जब तक रोशनी नहीं रहेगी तो आप उसे देख नहीं सकते। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ऑडियो की, श्रव्य माध्यम की, तो श्रव्य जब कोई ध्वनि होगी, साउंड होगा, तो तभी तो आप ऑडियो सुन पाएंगे। आवाज़ एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यह, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मुझे अभी तक मिला नहीं है। अगर इंटरनेट पे है तो इंटरनेट में तो आपको काफ़ी सारे जवाब मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस हिसाब से मिल जाएंगे, और उनका आंसर भी आपका जो है
वह साउंड यानी कि ध्वनि ही होगा। लेकिन कोई अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक मुझे तो नहीं मिला है, तो देख लेते हैं, अगर मिलता है तो मैं आपको फिर कम्युनिटी पेज पे यह शेयर कर दूंगा, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और दिया गया है, देख लेते हैं उसे भी। हाँ, एक समुदाय वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा, और उसमें है परिवार, उसके बाद है समुदाय, फिर सदस्य, फिर है मोहल्ला, और फिर है राष्ट्र। तो इसके दोस्तों इसके दो आंसर बन रहे हैं। कई जगहों पे दिया गया है परिवार, उसके बाद है कई जगहों पे है सदस्य, फिर परिवार, फिर है आपका समुदाय, फिर है आपका मोहल्ला, और फिर है राष्ट्र। यह भी कई जगहों पे राइट आंसर दिया गया, और शायद मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन किसी में पूछा गया है और उसका राइट आंसर उन्होंने यही माना है। कई जगहों पे उसके अलावा यह भी दिया गया है, जो कि अधिकतर लोगों ने किया होगा, वह आपका मेंबर यानी कि सदस्य, उसके बाद है परिवार, उसके बाद है मोहल्ला, उसके बाद है समुदाय, और फिर राष्ट्र। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन माना नहीं जाएगा। तो आपके जो मेन ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है वह आपने पहले मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो कुमाऊं हिमालय वाला, वो तो आपका इजीली आपको 1 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यह लिखा ही है यहाँ पे, एनसीईआरटी में लिखा है, तो इजीली मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम हारुल नृत्य की बात करें तो लगा सकते हैं आप, क्योंकि लाडी साहब भी नहीं है और उत्तराखंड से लाडी साहब संबंधित नहीं है, तो हो सकता है कि हारुल नृत्य को भी एक लोक गाथा के रूप में आयोग मान रहा होगा। तीसरा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा जो ये नई रिपोर्ट जो उत्तराखंड फॉरेस्ट की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट है वह कब की है और किस साल की है, उसके आधार पर फिर हम जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडिया की, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के, फिर हम उसमें देख सकते हैं। उसके साथ में अन्य क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अन्य क्वेश्चन में भी उतना कुछ हमें मिलता। एक जो ये है रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, श्रव्य और रोशनी दृश्य वाला, तो उसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और 1 नंबर आपके उसमें भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होगा, क्योंकि बिना ऑथेंटिक सोर्स के आपको आयोग ये क्वेश्चन नहीं मानेगा। तो अभी मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो आपके सामने हैं ही हैं, बाकी और भी देखते हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन का डाउट लग रहा है, तो हम फिर उसको चेक करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको जो भी आंसर है राइट आंसर वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों तो कट ऑफ क्या रहेगी, अगर हम 2016 और आज की अगर 2000 यानी कि 21 की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अलग हुई हैं। जैसे कि पहले 2016 में जो डिजिटलाइजेशन था उतना ज़्यादा नहीं था, यानी कि आप YouTube पे उतना कुछ नहीं देख सकते थे, यानी आपके पास जो मटेरियल होता था वो ज़्यादातर किताबों तक ही सीमित था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो गया, और YouTube और अन्य जैसे कि अनअकैडमी और अन्य काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको फिर मटेरियल की अब कमी नहीं रह गई है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अब जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहने का अनुमान है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हुए हैं और साथ में जो बुक्स है उस पर डिपेंड ना होकर अन्य चीज़ों से, अन्य माध्यम से भी उनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो रहा है। तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा रहने वाले। पिछली बार जो जनरल कट ऑफ थी 89.75 थी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, वो यह थी। तो इस बार अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यह नहीं रहने वाली है, हो सकता है कि कम भी रहे, क्योंकि कई कुछ ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, स्टेट PCS या फिर UPSC की अगर हम बात करें, तो कई लोग होते हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें पता है कि मैंने इतने ही क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी ने सोचा है कि मैंने 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 में से मेरे 95 करेक्ट होने चाहिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो काफ़ी लोग इस तरह सोच के चलते हैं, क्योंकि इसमें किसी ने टॉप नहीं करना है। प्री में टॉप करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि आपका अगर आपके मान के चलिए 135 नंबर भी अगर आते हैं और साथ में आपके सामने है 95 वाला बंदा,
दोनों है। तो अगर आप 135 भी आते हैं, आपको भी सेम जो मेंस पेपर है वही देना है, और 95 वाले को भी सेम पेपर देना है, और अगर 80 रहती है तो वो भी आपको सेम ही देना है। तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं है कि आप 135 लेके आएँ या 150 आप क्वेश्चन कर दें, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको टॉपर रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको कम नंबर रहेंगे 95 रहेंगे, या इन पे आपको नहीं मिलेगा, क्यों कट ऑफ जो रहेगी उस पर आपको सबको सेम मेंस का पेपर देना है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और कई लोग इसी हिसाब से एग्ज़ाम करके आते हैं कि उन्होंने बस 100 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें आप 100 करेंगे तो 100 में भी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ मार्क्स रही थी 89.75 रही थी, तो इस बार हम थोड़ा सा आगे बढ़ना ही हमें पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तो किस तरह अब माध्यम बदल चुके हैं, और किस तरह सोर्सेस आपके बदल चुके हैं, और पढ़ने के तरीके आपके बदल चुके हैं। तो इसके मान के चलिए जो जनरल की है 92+ के हम मान के चलते हैं, 92+ रहेगी ही रहेगी मेल के लिए। और अगर हम फीमेल की बात करें, पिछली बार 10 नंबर का डिफरेंस था, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। 86 या 85+ आप मान के चलिए यह फीमेल कट ऑफ रहने वाली है जनरल से। बाकी अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है पिछली बार थी 78, इस बार भी अगर हम ±3 अगर हम मान के चलते हैं तो 81+ मेल की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। और साथ में जो फीमेल की है एससी फीमेल, पिछली बार अगर हम बात करें एससी फीमेल की तो वह 65, यानी कि 10 नंबर से भी ज़्यादा डिफरेंस में नहीं, तो इस बार लेकिन 65 नहीं रहेगी, वो अगर हम मान के चलें तो 75+ में आप मान के चलिए वह रहने वाली है एससी फीमेल की कट ऑफ। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी की पिछली बार रही थी 80.75, और एसटी महिला की अगर हम बात करें तो वह 71.50। तो इस बार एसटी की जो है वो कट ऑफ आपकी रहने वाली है लगभग मान के चलिए 83 या 82+ में, ये आपकी रहने वाली है। और साथ में अगर एसटी महिला की अगर हम बात करें तो एसटी महिला की कट ऑफ रहने वाली है, एसटी महिला कट ऑफ रहने वाली है कम से कम 76+। लास्ट में हम बात करते हैं ओबीसी की। पिछली बार सेम जनरल के बराबर कट ऑफ थी, तो इस बार वही 91+ ओबीसी मेल की कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करें तो वह कट ऑफ रहने वाली है, 85+। तो इस हिसाब से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यह कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जब यूकेपीएससी द्वारा रिलीज होगी तभी आपको पता लगेगा, तो आपको कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस मेंस की तैयारी पे जुटे रहिए, क्योंकि आगे जो उत्तराखंड पीएससी का जो अपर पीसीएस है वो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, और उसके लिए भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ में आरओ जो सेक्रेटेरिएट का है सचिवालय का, तो वो भी आपको पता लगेगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे जो आप अगर आज से ही आप तैयारी शुरू कर देंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी इजीली रहेगा। दूसरी बात करता हूँ मैं दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार सबके 100 से ऊपर नंबर हैं या 105 110 हैं, तो हमारा चांसेस कम है, जो 90 वाले या फिर 85 वाले हैं कि हमारे चांसेस कम। ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और आपके पास जो टाइम होता है 120 मिनट का होता है। और ज़्यादातर किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, अन्य पीसीएस के जो भी एग्जाम है स्टेट पीसीएस के, तो उसमें आप देखेंगे कि लोग नहीं करते हैं उतना क्वेश्चन। 150 में से 150 क्वेश्चन तो कोई करता ही नहीं है, सीधी सी बात, नेगेटिव मार्किंग है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने 100 क्वेश्चन आपके सही और 50 क्वेश्चन आपके बाई चांस गलत हो जाते हैं, तो फिर नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत पीछे लेके आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं कोई भी। हर कोई यही सोचता है, जो काफ़ी सालों से तैयारी करते, तो वो सोचते हैं कि हमने 100 से 105 या इस नंबर के आसपास हमने लाने हैं, और बस इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी हमें आगे मेंस की तैयारी करनी है। तो अगर हम बात करें, टोटल पोस्ट हैं 190। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 190, और 15 गुना इसका जो भी रहेगा, तो 15 गुना इसका सिलेक्शन लिया जाएगा मेंस के लिए। मेंस के लिए 15 गुना आएंगे लोग, और 15 गुना में आप कितना मान के 100+ वाले कितने लोग हो सकते हैं? 1000 लोग। अगर 1000 लोग 100+ वाले होते हैं तो 1850 लोग फिर भी बच जाते हैं, और 1850 कम नहीं होता दोस्तों। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो
कट ऑफ रहने वाली है अच्छी रहेगी, आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत लेने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कट ऑफ कम रहेगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बने रहिए, अपनी तैयारी पे जुटे रहिए, और साथ में जो आपकी जीएस की तैयारी है, जनरल स्टडीज़ की, सामान्य अध्ययन की, तो उसमें आप जुड़े रहिए। साथ में हम भी वीडियो यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। आपको अगर हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना है तो हमारी लेक्चर सीरीज अभी चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं। साथ में इसके बाद हम फिर ज्योग्राफी पे आएंगे, जिसमें आपकी ज्योग्राफी सीरीज होगी, फिर इकोनॉमिक्स, और फिर अन्य सीरीज पे हम आएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। साथ में आपको बुक्स भी ज़रूर पढ़नी है। अगर मैं बुक्स की बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बुक्स बहुत सारी किताबें हैं। एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और एनसीईआरटी में भी अगर हम बात करें, हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी, तो आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी आपको बस पूरी तरह से पढ़नी है और ढंग से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट समझने के साथ में पढ़नी है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 11th का जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी के, वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आप 11th 12th पढ़ सकते हैं। साथ में आपको मैं कुछ इकोनॉमिक्स की एक और बात बता देता हूँ कि एक मृणाल करके चैनल है, मृणाल सर का, तो उनको आप देख सकते हैं और इकोनॉमिक्स बहुत इजीली से वो समझाते हैं, तो इकोनॉमिक्स आप उनसे देख सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा अगर हम लगभग सिलेबस जो है वो इसी आधार पर ही रहता है। सिलेबस जो है वो यूपीएससी का अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है तो वो आप समझ सकते हैं कि किस आधार पे थोड़ा सिलेबस रहेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देखिएगा। और साथ में आने वाले अगली वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मेंस का, लोअर पीसीएस का, तो वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो ऐसे वाला पेपर है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कट ऑफ मैंने आपको बता ही दी है। साथ में जो आपके ऑब्जेक्शन रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, वो अभी मैं आपको एक सोर्सेस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आप इजीली लगा सकते हैं और आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो ये आप लगा देंगे। और जो फीस है आपके ऑब्जेक्शन की, वह 50 रुपये फीस है। क्योंकि अगर आप कुछ नंबर, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अगर आप चाहें तो आप कट ऑफ से अंदर आ सकते हैं और कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाएं तो कट ऑफ से बाहर भी आप रहने के चांसेस हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा कट ऑफ ऑब्जेक्शन लगा देगा तो हम फिर सबको बोनस अंक मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इसी तरह सब सोचेंगे तो फिर कौन ऑब्जेक्शन लगाएगा। तो इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा ऑब्जेक्शन, और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। यह गारंटी है कि आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे और आप कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में कोई क्वेश्चन अगर ऐसा रहता है जिसमें आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो आप कमेंट करें और हम उसका जो ऑथेंटिक सोर्सेस है वो आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपके जो लोअर पीसीएस के मेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और साथ में उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, और आगे अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।